हमारे आपके घरों में जब कोई पैदा होता है तो जश्न मनाया जाता है, परिवार आगे बढ़ रहा है। और घर में बिटिया रानी आए तो खुशी कुछ अतिरिक्त होती है। उनके बेहद नन्हे, बेहद सफ़ेद मुलायम पाँवों को जैसे कोई बुजुर्ग माथे पर लगा ले और कहे कि हमारा कुल धन्य हो गया तुम्हारे आने से। जिंदगी आगे बढ़ती है, तमाम त्योहार होते हैं और इन बेटियों की खनक से घर आबाद होता है। और फिर एक दिन गोया सातों समंदर का पानी आंखों में उतर आए, इतने आंसू बहा के हम बेटियों को विदा कर देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो नए सिरे से अपना जहान बसाएंगी। पर एक रोज़ बेटी लौट आती है। दरअसल बेटी नहीं लौटती है, शव लौटता है। और ये शव 7 दिनों से मायके से विदाई का इंतज़ार कर रहा है। हमारे यहाँ जब कोई गुजरता है तो नाम लेकर नहीं कहते हैं कि गुजर गया, पूछते हैं मिट्टी उठ गई क्या। पर ये सबसे भारी मिट्टी होती है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी है। आज हम एक बेटी की मौत के बारे में विस्तार से बात करेंगे और बात करेंगे उन लाखों बेटियों के बारे में जो एडजस्ट करने के नाम पर अपने अपने अपनाए गए घरों में तंग हो रही हैं, घुट रही हैं और उन्हें बार बार बताया जा रहा है कि अब यही तुम्हारी नियति है। और उन करोड़ों घरों को संबोधित करेंगे जिन्हें ज़रूरी किस्म का साहस जुटाना चाहिए ताकि वो अपनी बेटियों से आंख मिलाकर ये कह सकें कि भले ही तुम दूसरे घर में रहने चली गई हो, लेकिन जिस घर से गई हो वो अब भी तुम्हारा उतना ही घर है। और अगर किसी घर में तुम्हारे आत्मसम्मान की फिक्र न की जाए तो वहाँ से वापस चली आना, क्योंकि जहाँ तुम पैदा हुई हो वो हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। बेटियों के घर वाले याद रखें कि बेटियों की लाश से ज़्यादा बेहतर है बेटियों का सजीव वापस लौटना और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का निर्माण करना। संस्कृत में एक शब्द है त्विषा, इसका अर्थ होता है रोशनी। शर्मा परिवार को लगा होगा कि जब उनके यहाँ बिटिया हुई तो नए सिरे से रोशनी आई, इसलिए नाम त्विषा रखा। अंग्रेजी में ता के लिए टी शब्द इस्तेमाल होता है, इसलिए ज़्यादातर जगह आपको ट्विषा शब्द दिखाई दे रहा होगा। अब उस सवाल पर आते हैं जो हम पत्रकार के तौर पर पूछ रहे हैं। त्विषा शर्मा की मृत्यु का सत्य क्या है? 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स में उनके साथ क्या हुआ? क्या त्विषा ने खुद अपनी जान ली या फिर दहेज के लालच में उनकी हत्या की गई? पोस्टमार्टम के वक्त वो कथित बेल्ट डॉक्टरों को क्यों नहीं दिखाई गई जिसके जरिए त्विषा की जान जाने का दावा किया जा रहा है? जब फॉरेंसिक रिपोर्ट में किसी भी तरह का ड्रग्स नहीं मिला तो त्विषा की सास अपनी मृत बहू को ड्रग एडिक्ट साबित क्यों करना चाहती हैं? मौत से ठीक पहले त्विषा ने अपनी दोस्त को आई एम ट्रैप्ड ब्रो, यानी मैं बुरी तरह फंस चुकी हूं मेरी दोस्त, ये संदेश क्यों भेजा था? क्या ससुराल वालों ने सच में उनका जबरन अबॉर्शन, गर्भपात करवाया था? और इस केस का सबसे बड़ा सवाल, अगर पति समर्थ सिंह बेगुनाह है तो 10,000 का इनामी बनकर पुलिस से छिपता हुआ क्यों भाग रहा है? इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। क्या एक रिटायर्ड जज के रसूख के आगे सो कॉल्ड सिस्टम और इंसाफ की आवाज़ दब रही है, या त्विषा के परिवार का संघर्ष सच को सामने लाकर रहेगा? जब कोई केस किसी हाई प्रोफाइल परिवार से जुड़ जाता है तो अक्सर उसमें सबूतों के मिटने और कहानियों के बदल जाने की आशंका रहती है। 33 साल की त्विषा शर्मा का मामला इसी दिशा में जाता दिख रहा है। वो जिंदा दिली का दूसरा नाम थी, ऐसा उनके घर वालों और दोस्तों का कहना है, जो अब दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर भोपाल के मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। त्विषा की शादी 9 दिसंबर 2025 के दिन भोपाल के रहने वाले समर्थ से हुई। शादी के 6 महीने पहले तक त्विषा ऑफिस की मीटिंग, फिल्म के सेट्स और एयरपोर्ट से तस्वीरें अपलोड कर रही थी, जो उनकी जिंदगी के गुलजार होने की गवाही दे रही थी। मॉडलिंग असाइनमेंट्स, कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस और मीटिंग्स। और ये सब होता भी क्यों नहीं, उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया था। नोएडा आने से पहले उनका परिवार पुणे में रहता था, वहीं से त्विषा ने पढ़ाई की। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से बीबीए किया। वही सावित्रीबाई फुले जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी जेंडर इक्वेलिटी और स्त्रियों की शिक्षा के लिए खर्च की। इसके बाद 2024 में त्विषा मुंबई के नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ यानी NMIMS पहुंची MBA की पढ़ाई करने के लिए। उनकी मॉडलिंग और एक्टिंग में भी दिलचस्पी थी, उसमें भी हाथ आजमाया और सफलता मिली। 2012 में मिस पुणे बनी। एक्टिंग की दुनिया में पहला ब्रेक मिला 2018 में,
जब त्विषा ने हिंदी शॉर्ट फिल्म जरा संभल के में काम किया। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भी एंट्री मिली। 2021 में तेलुगु फिल्म मुग्गुरू मोनागल्लू में काम किया। कुछ बड़े ब्रांड्स के एडवर्टीजमेंट भी त्विषा के हिस्से आए। 2020 में कोविड के दौरान उनका करियर एक अलग रास्ता लेने लगा। वो मार्केटिंग का काम करने लगी। मौत से पहले त्विषा दिल्ली में DADB जर्मनी नाम की कंपनी में कम्युनिकेशन और ऑनबोर्डिंग मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रही थी। ऑनबोर्डिंग का मतलब होता है जब किसी कंपनी में नए एम्प्लॉयज़ आते हैं तो उनको ज्वाइन करवाना, उनको उनके काम से, उनकी टीम से और कंपनी के पूरे प्रोसेस से वाकिफ करवाना। Before marriage, one could see her as a very chirpy girl, as a very lively girl. For example, अगर 4 लोग कमरे में बैठे हैं तो she was the one who used to entertain everybody in that room. But उनका ऐसा कहना था कि post her marriage, since past 5 months, उनकी फैमिली को कहीं ना कहीं उनके अंदर एक खामोशी, एक मायूसी सी नजर आ रही थी। उन्होंने ये बोला कि उनके छोटे भाई की शादी हुई थी इस मार्च में, इस साल में। उन्होंने बोला कि जब उन्हें आखिरी बार त्विषा को तब मिली थी तो त्विषा को देख के ऐसा लगता था कि हाउ लाइवली शी यूज्ड टू बी, उनके अंदर की वो लाइवलीनेस चली गई है। व्हेन शी आस्क्ड कि कोई मैरिज में दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर सकती हो, शी सेड नोक-झोंक तो होती रहती है बट एवरीथिंग इज नाइस। अब तक की कहानी सुनकर साफ लग रहा है कि त्विषा एक मजबूत और आज़ाद औरत थी, जैसा होना चाहिए औरतों को भी और हर इंसान को। त्विषा की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, तभी साल 2024 में एक डेटिंग ऐप के जरिए उनकी मुलाकात भोपाल के रहने वाले वकील समर्थ सिंह से हुई। रसूखदार परिवार से आने वाले समर्थ की मां गिरिबाला सिंह प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थी। साल 2023 में रिटायर हुई थी। त्विषा और समर्थ के परिवारों के बीच बात हुई, दोनों की शादी तय हो गई और 9 दिसंबर 2025 के रोज उनकी सप्तपदी हुई, 7 फेरे हुए। त्विषा भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अपनी ससुराल में शिफ्ट हो गई। कट टू 12 मई 2026, 6 महीने भी नहीं बीते और त्विषा की मौत की खबर आ गई। और अपनी ससुराल में त्विषा के ये 6 महीने कैसे बीते, इसके 2 अलग अलग वर्जन हैं। त्विषा के पिता नवनिधि शर्मा, भाई मेजर हर्षित शर्मा और मां रेखा शर्मा के मुताबिक त्विषा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि त्विषा पर 2 लाख रुपए कैश और 20 लाख रुपए के शेयर समर्थ के नाम ट्रांसफर करने का दबाव बनाया जा रहा था। हालात तब और बिगड़े जब त्विषा के प्रेग्नेंट होने की खबर आई। घर वालों का कहना है कि इसके बाद त्विषा के ससुराल वालों ने उनका चरित्र हनन, कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू किया। ताने मारे गए और दबाव डालकर अबॉर्शन करवा दिया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए त्विषा के दोस्तों ने भी इसी तरह के आरोप लगाए और कहा कि शादी के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। त्विषा ने उनसे दूरी बना ली थी। मौत से पहले के कुछ व्हाट्सएप मैसेज भी मामले को संदिग्ध बना रहे हैं। ये मैसेज त्विषा ने अपनी मां को भेजे। मसलन 30 अप्रैल के मैसेज में त्विषा ने लिखा, मेरी जिंदगी नरक हो गई है, क्यों भेजा मुझे यहाँ, समर्थ यहाँ बात ही नहीं कर रहा। इसी तरह 9 मई के मैसेज में त्विषा ने लिखा कि माँ आप मुझे यहाँ से लेने आ जाओ कल प्लीज़। और फिर आई 12 मई की रात, जिस दिन त्विषा की मौत हुई। इसे लेकर भी 2 वर्जन हैं। आरोपियों के वकील एनोश जॉर्ज कार्लो के मुताबिक 12 मई की शाम त्विषा अपने घर के पास एक ब्यूटी पार्लर गई। उसके बाद पास के पार्क में टहलने गई और करीब 7:30 बजे वापस लौटी। 1 घंटे के लगभग टीवी देखा, फिर नीचे आकर अपने पेरेंट्स से फ़ोन पर बात की। रात करीब 10:15 बजे त्विषा की मां का ससुराल वालों के पास फ़ोन आया कि वो त्विषा को चेक करें। आरोपियों का दावा है कि जब वो छत पर गए तो उन्होंने त्विषा को एक लोहे की रॉड से एक्सरसाइज रेजिस्टेंट बैट के सहारे लटका हुआ पाया। उन्हें नीचे उतारा, CPR दिया गया और अस्पताल ले गए। CPR वो प्रक्रिया जब कोई बेहोश हो जाए तो छाती दबा के, मुंह में सांस दे के ये पूरी प्रक्रिया पूरी की जाती है। ये आरोपियों का वर्जन है। त्विषा का परिवार क्या कह रहा है? रात करीब 10:05 पर त्विषा ने अपनी मां को घबराहट में फ़ोन किया। डरी थी, अपने साथ हो रहे टॉर्चर की बात कर रही थी। अचानक पति समर्थ कमरे में दाखिल हुआ और फ़ोन कट गया। इसी दौरान एक दोस्त को इंस्टाग्राम पर मैसेज भी जाता है, आई एम ट्रैप्ड ब्रो। रात 10:15 पर जब मां ने दोबारा फ़ोन किया तो सास गिरिबाला सिंह ने फ़ोन उठाया और ठीक 5 मिनट बाद यानी 11:20 पर परिवार को सूचना दी गई कि त्विषा की सांसें नहीं चल रही हैं। परिवार का यह भी आरोप है कि घर से अस्पताल सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था, फिर भी उसे ले जाने में देरी की गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने त्विषा को ब्रॉट डेड यानी आने से पहले ही मृत घोषित कर दिया। ये थे दोनों पक्षों के वर्जन। आरोप प्रत्यारोप का ये दौर अभी भी जारी है। इस मामले में त्विषा का पति समर्थ सिंह फरार चल रहा है।
भोपाल पुलिस के मुताबिक उसको पकड़ने के लिए 6 टीमें बनाई गई हैं। सूचना देने वाले को 10,000 रुपए के इनाम का ऐलान। समद सिंह की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है, लेकिन उनकी मां गिरिबाला सिंह को बेल मिल चुकी है और बेल पर बाहर आने के बाद से वो लगातार बयानबाजी कर रही हैं। उनका दावा, त्विषा ड्रग एडिक्ट थी, मना करने पर भी अबॉर्शन करवाया था। दूसरी तरफ त्विषा के घर वालों ने गिरिबाला को बेल मिलने पर सवाल उठाए और ये भी कहा कि जिस तरह से वो बयानबाजी कर रही हैं वो जमानत की शर्तों का उल्लंघन है और ये बताता है कि भोपाल का सिस्टम पक्षपाती है। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम उनके लिए काम कर रहा है। आपने देखा, हम आए वहाँ पर कोई नहीं था, हमको ये बोला जा रहा था कि ये मॉर्ग है, आपकी प्राथमिकता लिखी ही नहीं जा सकती, इसमें महीना भी लग सकता है, ये जांच का विषय है, ये मृत्यु जांच का विषय है। डेड बॉडी आ गई, इसके बाद में आप जांच करेंगे महीने, इसमें हमें ऐसे ऐसे वेग आंसर दिए गए, इसमें महीना भी निकल सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकते हैं। इस तरीके के जवाब हम सहन करते रहे। जब आपने देखा हमने इतना मीडिया कराई हुआ, डिफेंस से जब इनके ऊपर प्रेशर आया, क्योंकि मेरा बेटा मृतिका का भाई मेजर है इस इंडियन आर्मी में, तो उन्होंने अपनी कोशिशें की, तब जाकर के प्रेशर में इन्होंने FIR लॉन्च की। इसी आधार पर त्विषा के परिवार ने मामले की जांच मध्य प्रदेश के बाहर करवाने की मांग की। 19 मई को त्विषा के घर वाले भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने CM हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। इसी तरह का प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर में भी जारी है। पुलिस या जांच पर सवाल उठाती रिपोर्ट भोपाल के एम्स से भी आई, जहां पोस्टमार्टम हुआ। हमारे रिपोर्टर आनंद मोहन जे के मुताबिक एम्स भोपाल ने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है कि मौत का कारण एंटीमॉर्टम हैंगिंग बाय लिगेचर था। त्विषा की गर्दन पर 2 पैरेलल लिगेचर मार्क्स पाए गए। शरीर के अन्य हिस्सों पर भी मल्टीपल एंटीमॉर्टम इंजरीज यानी चोट के कई निशान थे। इस रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा कुछ और था। रिपोर्ट में साफ लिखा है, द एलिजेड लिगेचर मटेरियल वाज नॉट प्रेजेंटेड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, यानी पुलिस ने उस चीज को पोस्टमार्टम कर रहे डॉक्टरों के सामने पेश ही नहीं किया जिससे कथित तौर पर त्विषा की लटक कर या लटकाकर मौत का दावा किया जा रहा है। डॉक्टरों ने लिखा कि चूंकि वो बेल्ट या रस्सी उन्हें नहीं दिखाई गई, इसलिए गर्दन के निशानों और उस चीज के बीच कोई साइंटिफिक कोरिलेशन, कोई वैज्ञानिक संबंध स्थापित नहीं किया जा सका है। अब इस पूरे मामले की जांच मिसरौद इलाके के ACP रजनीश कश्यप के नेतृत्व वाली 6 सदस्यीय SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के पास है। ACP कश्यप ने माना कि बेल्ट को जब्त किया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम के वक्त पेश क्यों नहीं किया गया, इसकी जांच जारी है। लगेज मटेरियल के संबंध में तथ्य आए हैं सामने, तो उसमें चूंकि लगेज मटेरियल उसमें जब्त हो गया था, लेकिन जो तत्कालीन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उनके द्वारा PM के साथ वो नहीं दिया गया था, तो इस संबंध में उनकी भूमिका देखी जा रही है और जिस तरीके से आती है सामने तो निश्चित तौर पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जब इंडियन एक्सप्रेस ने इस केस की जांच कर रहे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर सुनील दुबे से बात की तो उनका जवाब हैरान करने वाला था। मेन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मैंने बात करी थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनको रात के 12 बजे एम्स भोपाल से मैं कॉल आया था कि डेड बॉडी आ चुकी है, क्योंकि वो बॉडी ऑलरेडी उसके पति और मदर इन लॉ ने उसको खोल के उन्होंने उसको रिवाइव करने की कोशिश करी, CPR करने की कोशिश करी। जब वो नहीं बची तो वो खुद एम्स हॉस्पिटल में लेके आए थे। तो उस टाइम पर नहीं था वो इलास्टिक प्लास्टिक वो एक्सरसाइज बैंड, तो वो बाद में पोस्टमार्टम होने के बाद जाके पुलिस ने उस क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन किया है विद इंडिपेंडेंट विटनेसेस और वीडियोग्राफी। उसके बाद जाके उन्होंने अपना बयान दिया था कि हमने रिकवर नहीं किया था सही टाइम पर। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो इसमें 2 मेन अक्यूज्ड हैं, विच इज द रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह जी और उनके बेटे समर्थ सिंह, उनका डिफेंस का साइड ये आर्गुमेंट ले सकता है कि ऑन क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने ढंग से नहीं किया, और यही एक डर है जो त्विषा शर्मा के पेरेंट्स में भी है। आज मेरी उनसे बात हुई थी, तो उनका यही डर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन ढंग से बना है कि नहीं, उस पर एक संदेह है। पुलिस ने इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे किया, उस पर एक संदेह है। तो वो चाहते हैं कि एक सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जो दिल्ली में हो एंड उसको एक अलग इन्वेस्टिगेटिंग टीम देखे जैसे CBI। बयान एक तरफ पुलिस की सुस्ती पर सवाल उठ रहे हैं। कटारा हिल्स पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट यानी दहेज निवारण का कानून के तहत दहेज हत्या का मामला दर्ज किया। यहाँ ठहरकर मैं आपको ये भी बता दूं कि भारतीय कानून इस अपराध के बारे में क्या कहता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 दहेज हत्या की बात करती है। कहती है, अगर किसी महिला की शादी के 7 साल के भीतर
संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और अगर ये साबित हो जाता है कि मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न किया गया तो इसे दहेज हत्या माना जाएगा। अपराधियों के लिए कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान है जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक गैर जमानती धारा है। इसी तरह 1961 का दहेज प्रतिषेध अधिनियम दहेज लेने या देने पर सजा की बात करता है। अपराधियों के लिए कम से कम 5 साल जेल और 15,000 रुपए या फिर दहेज की कीमत, इनमें से जो भी ज्यादा हो इतना जुर्माना भरने का प्रावधान है। लेकिन गिरिबाला को अग्रिम जमानत मिली। सवाल तब और थे जब 18 मई को समर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई। एडिशनल सेशंस जज पल्लवी द्विवेदी ने साफ कहा, लड़की की मौत शादी के सिर्फ 6 महीने के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। मुख्य आरोप समर्थ पर है, इसलिए जमानत देना उचित नहीं है। इन सब डेवलपमेंट्स के बीच गिरिबाला सिंह ने 19 मई को भोपाल में नए सिरे से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपनी मृत बहू पर वही आरोप लगाए जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया। दहेज के आरोपों को झुटलाने के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की स्लिप दिखाई। उनके वकील एनोश जॉर्ज कार्लो ने दलील दी कि समर्थ का परिवार लगातार त्विषा को पैसे भेजता था। अगर हम खुद पैसे दे रहे थे और लड़की के परिवार ने भी हमें 7 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे तो हम 2 लाख रुपए का दहेज क्यों मांगेंगे। She was on schizophrenic drugs, अगर उसने कुछ कहा भी है, क्योंकि एक शिजोफ्रेनिक के अंदर 2 लोग बात करते हैं, इकट्ठा बात करते हैं। क्या सही है क्या गलत है सिर्फ व्हाट्सएप चैट से कुछ भी नहीं डिफरेंशिएट हो सकता है। मैं खुद ही इस मैटर में मुलजिम हूं, तो मैंने बहुत हाइपर टेक्निकल रूप से आपको आई कैन नॉट, लेकिन क्योंकि मैंने मेंटल इलनेस पर इतना वर्क किया है, मुझे इतनी उम्मीद थी ये बच्ची को हम पार कर पाएंगे एंड वी हैव फेल्ड इन दैट। लेकिन तुषा का परिवार इन सारी बातों को सिरे से बकवास बता रहा है। भाई मेजर हर्षित शर्मा का कहना है कि उनकी बहन को कोई मानसिक बीमारी नहीं थी। एम्स की फॉरेंसिक, विसरा और ब्लड रिपोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि तुषा के शरीर में किसी भी किस्म का नशा नहीं था। Non threat, making comments on the media, false comments which have been proven wrong, and nobody is asking questions. Who gave her the authority to put such remarks on my dead sister? Why are we not asking where is Samar Singh? Why is he absconding? Why are we not asking? Why are they not asking? परिवार का कहना है कि सास गिरिबाला सिंह एक मनगढ़ंत कहानी बना रही ताकि अपने रसूख का इस्तेमाल कर फरार बेटे को बचा सकें। इसी आधार पर परिवार जांच को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग कर रहा है। उनका साफ कहना है तुषा का दूसरा पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स में करवाया जाए, मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी सीबीआई को सौंपी जाए और सुप्रीम कोर्ट जांच की निगरानी करे। परिवार ने साफ कहा, जब तक न्याय का ठोस आश्वासन नहीं मिलता वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। सवाल बचे हैं, भोपाल एम्स के डॉक्टरों के सामने बैंड या रस्सी क्यों नहीं पेश की गई? अगर तुषा कथित जो आरोप है कि ड्रग एडिक्ट थी तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में इसका जिक्र क्यों नहीं आया? क्या एक पढ़ी लिखी अपने पांव पर खड़ी लड़की 5 महीने में इतना टूट सकती है कि उसे अपनी जिंदगी नरक लगने लगे? फरार समर्थ को मध्य प्रदेश की काबिल पुलिस अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाई? और सबसे बड़ा सवाल, 12 मई की रात को क्या हुआ? क्या तुषा ने सच में अपनी जान ली या जैसा कि दहेज हत्या के मामलों में पैटर्न होता है उसी पैटर्न पर हत्या करके इसे कुछ और बताने की कोशिश हो रही है? याद रखिए, औरतों के प्रति क्रूरता का प्रदर्शन हर रोज होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी इसकी 2024 की रिपोर्ट बताती है कि हर दिन करीब 16 महिलाओं को देश में अपनी जान गंवानी पड़ती है सिर्फ इसलिए क्योंकि शादी के बाद उन्हें दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का शिकार बनाया गया है। आप अपनी जिंदगी से सोने के 8 घंटे हटा दीजिए तो सोचिए, हर 1 घंटे मुल्क में एक लड़की मर रही है क्योंकि लोभियों को दहेज नहीं मिला या कुछ लोगों को लगा कि ये एक वीकर जेंडर है और इसे ताड़ना का, प्रताड़ना का शिकार बनाया जा सकता है। हर बीतता 1 घंटा किसी के घर में एक शव लेकर आ रहा है और इसीलिए तुषा के मामले में हर पहलू की निष्पक्ष जांच जरूरी है। बात सिर्फ एक केस की नहीं है, बात कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की है जो न्याय पर टिका हुआ है। हमारी नजर बनी हुई है मोहन यादव की मध्य प्रदेश में शासन कर रही भाजपा सरकार, केंद्र की सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर, इस मामले पर क्या फैसला लेते हैं। जब सब खत्म हो जाता है तो क्या बचता है? शोक। जब शोक खत्म हो जाता है तब क्या बचता है? स्मृति।
और स्मृति का क्या करें, उससे एक संकल्प बनाएं कि चीज़ें ऐसे अचानक खत्म नहीं होंगी। जाते जाते आपको हिंदुस्तानी ज़बान में एक कविता सुनाता हूँ। शीर्षक है संकट, कवित्री का नाम है अनुराधा सिंह। सारे संकट प्रेम के थे, हिंसा का कोई नहीं। हिंसा के जर जमीन जोरू थे, नदी थी, पहाड़ थे और थे अंधेरे सबुज वन, जहां ईश्वर के सिवाय कोई नहीं आता था चश्मदीदी करने। प्रेम के लिए छोड़ दिए गए गैर बिरादरियां, खापें, कोर्ट, कचहरियां, इतने खुले मैदान कि हाथ चूमते डर लगे। ऐसी तंगदिल गलियां कि बाहों बाह चलने की गुंजाइश नहीं। दुनिया मजमा लगाई थी सो अलग। प्रेम से कहा जाता है, पहले अपने पांवों पर खड़े होकर देखो, फिर गृहस्थी चला कर दिखाओ। यानी पहले खैबर दर्रे को पार करो, फिर जिंदा लौट कर दिखाओ। हिंसा से कोई उम्मीद न थी, वो खंजर भी पहुंचती थी मरने वालों के कपड़ों से। इंडियन एक्सप्रेस हिंदी अभी अपने शुरुआती दौर में है, सेटअप रेडी नहीं है। अलग अलग किस्म की खबरों को अपने सीमित संख्या में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पता है कि पिछले 1-2 दिन से ये मामला खबरिया चैनलों में था, पर हम इंतज़ार कर रहे थे कि पूरी जानकारी हो, हमारे रिपोर्टर मौके पर पहुंच जाएं, फिर आपको विस्तार से बताएं। जब भी आप इंडियन एक्सप्रेस देखेंगे तो इस बात के लिए आश्वस्त रहें कि जब तक हम खुद खबर की तस्दीक नहीं कर लेंगे, तब तक आप तक खबर नहीं पहुंचाएंगे। और जब पहुंचाएंगे तो कोशिश रहेगी कि पूरी तरह तथ्य सम्मत ढंग से हो। ये है इंडियन एक्सप्रेस हिंदी और ये है हिंदुस्तान की एक और कहानी जो न्याय की दहलीज पर आंखों में इंतज़ार लिए खड़ी है।